Bismillahirrahmanirrahim. Students, my name is Ahmed Nadeem and I am your teacher for statistics. चैप्टर नंबर 15 एसोसिएशन जारी है और कुछ टर्म्स और टर्मिनोलॉजीज को अंडरस्टैंड करने के बाद अब हम बढ़ रहे हैं प्रैक्टिस क्वेश्चंस की तरफ। प्रैक्टिस क्वेश्चंस बहुत इंपॉर्टेंट, शॉर्ट क्वेश्चंस भी हैं और लॉन्ग क्वेश्चंस भी हैं। तो चलिए बोर्ड की तरफ देखते हैं और अपना पहला शॉर्ट क्वेश्चन देखते हैं कि किस तरह सॉल्व होगा। क्वेश्चन की स्टेटमेंट अंडरस्टैंड करेंगे। If there are 144 A's and 384 B's in 1024 observations, how many AB's and alpha B's will be there for A and B being independent? देखिए बाज़-औक़ात क्वेश्चन की जो स्टेटमेंट है उसके अंदर बहुत कुछ कॉम्प्लिकेशंस नहीं होती और आप बड़ी आसानी के साथ क्वेश्चन को सॉल्व कर लेते हैं, लेकिन क्वेश्चन की स्टेटमेंट को अंडरस्टैंड करना ही टारगेट होता है आपका, और आप अगर उसको अंडरस्टैंड कर लेते हैं तो आपके लिए किसी किस्म की भी कोई भी इशू नहीं रहता। देखिए इससे पहले हम बात कर चुके हैं पिछले लेक्चर में कि एज और बीज का मतलब क्या है। एज और बीज का मतलब जो है वो है फ्रीक्वेंसीज, यानी आप यूं कह सकते हैं कि इस पर्टिकुलर क्वेश्चन के अंदर ए की फ्रीक्वेंसी 144 गिवन है, यानी हम ये कह सकते हैं जब आप सॉल्यूशन करेंगे तो हम ये कह सकते हैं कि वी आर गिवन ए फ्रीक्वेंसी इज 144। सिमिलरली बी की फ्रीक्वेंसी आपको मेंशन है 384 एंड द टोटल ऑब्जर्वेशंस वो कितनी है 1024। गिवन इंफॉर्मेशन को लिखना अकॉर्डिंग टू द सिचुएशन ये आपका सबसे पहला इंपॉर्टेंट काम है। अगर आपने अच्छे तरीके से गिवन इंफॉर्मेशन को डिस्क्राइब कर दिया तो समझ लीजिए कि आपका क्वेश्चन जो है वो 50% सॉल्व हो गया। अब आगे उसने क्या कहा है कि आपको कैलकुलेट करना है ए बीज को। कब? देयर फॉर ए एंड बी बीइंग इंडिपेंडेंट। जब ए बी इंडिपेंडेंट हो तो आप ए बीज की कैलकुलेशन करें, यानी ए बीज की आपने फ्रीक्वेंसी कैलकुलेट करनी है। तो आपको पता है बहुत अच्छे तरीके से for independent events या attributes, ये इवेंट्स का जो लिंक है ये भी एट्रीब्यूट्स की जो डेटा गैदरिंग है उसके हवाले से बात की गई है। सो हम ज्यादातर यहां पर एट्रीब्यूट्स का लफ्ज इस्तेमाल करते हैं क्योंकि एसोसिएशन में हम एट्रीब्यूट्स ही कैलकुलेट कर रहे हैं। अब जरा देखिए इसका फॉर्मूला आपने पढ़ा है, ए बी फ्रीक्वेंसी इज इक्वल टू फ्रीक्वेंसी ऑफ ए मल्टीप्लाई बाय फ्रीक्वेंसी ऑफ बी डिवाइडेड बाय एन। ये रिलेशनशिप कब होल्ड करता है? जब आपने ए और बी दो एट्रीब्यूट्स को इंडिपेंडेंट कंसिडर किया हो, यानी अगर किसी सिचुएशन में दो एट्रीब्यूट्स ए और बी इंडिपेंडेंट हैं तो फिर हमारे पास ये रिलेशनशिप होल्ड करता है। अब ये क्या चीज है? दिस इज ए बीज। आप गौर से देखिए कि आपको एस बीस और नंबर ऑफ ऑब्जर्वेशंस गिवन है, तो आप इजीली क्या करेंगे यहां पर कैलकुलेशंस परफॉर्म कर सकते हैं। 144 मल्टीप्लाई बाय 384 डिवाइडेड बाय 1024। देखिए पहला पार्ट आपका कंप्लीट हो गया। हाउ मेनी ए बीज, यानी ए बी की फ्रीक्वेंसी आपने कैलकुलेट करनी है। ठीक है जी। अब जरा कैलकुलेटर्स अपने हाथ में रखें और इस कैलकुलेशन को मेरे साथ इसको वेरीफाई कीजिए कि आंसर जो है वो क्या कैलकुलेट होगा। 144 मल्टीप्लाई बाय 384 डिवाइडेड बाय 1024। तो इस तरह आप देखिए कि आपका आंसर जो है वो बिल्टअप हो जाएगा 54। तो आप लिख सकते हैं ए बीज आर 54। ठीक है। अब नेक्स्ट हमारे पास क्या है? अल्फा बीटाज, यानी आपने अल्फा बीटा को फाइंड करना है। तो देखिए अल्फा बीटा के लिए आपको क्या करना पड़ेगा? अल्फा बीटाज को अगर फाइंड करना है तो हमें अल्फा की रिक्वायरमेंट है, हमें बीटा की रिक्वायरमेंट है डिवाइडेड बाय एन। अब एन तो है
लेकिन अल्फा की फ्रीक्वेंसी और बीटा की फ्रीक्वेंसी हमें मेंशन नहीं है। सो आप जरा इसको साइड पर प्रोसेस देखिए, और हमने जो इससे पहले लेक्चर में कुछ रिलेशंस को याद किया था उसको रिवाइज कर लेते हैं। जरा गौर से देखिए, मैं हमेशा से आपको एक बात करता हूं कि अगर आपको रिलेशंस डायरेक्टली याद नहीं है, कुछ बच्चों की मेमोरी बहुत अच्छी होती है, वो इजीली याद कर लेते हैं, लेकिन अगर आपकी मेमोरी अच्छी नहीं है तो इसमें घबराने की जरूरत नहीं है। आप एक जनरल 2 एट्रीब्यूट वाला टेबल साइड पर जनरेट करें, जैसे कि मैं आपको यहां पे बता रहा हूं, ठीक है। तो इस तरह आपको इजीली पता चल जाएगा कि किस तरह कैलकुलेशंस होनी है। यहां से बिल्कुल क्लियरली आपको नजर आ रहा है कि ए की फ्रीक्वेंसी को अल्फा की फ्रीक्वेंसी में ऐड करें तो एन आता है, एक रिलेशनशिप आपने ये पढ़ा था। इसी तरह बी की फ्रीक्वेंसी में अगर बीटा ऐड करें तब भी एन आता है। तो इसका मतलब है अल्फा और बीटा आप इंडिविजुअली कैलकुलेट कर सकते हैं। कैसे कैलकुलेट करेंगे जरा देखिए, मैं लिख सकता हूं कि अल्फा इज इक्वल टू एन माइनस ए, यानी अल्फा की फ्रीक्वेंसी एन में से ए की फ्रीक्वेंसी को माइनस करने से मिल जाएगी। सो देखिए एन कितना है आपके पास 1024 माइनस ए कितना है गिवन आपको 144। तो देखिए यहां पर आप कैलकुलेट कर सकते हैं 1024 माइनस 144, इट इज 880। ठीक है, यही प्रोसीजर आप अप्लाई कर सकते हैं किस पर, बीटा के ऊपर। तो बीटा क्या होगा 1024, यानी गौर से देखिए ये हमने बीटा कैलकुलेट करना है, तो 1024 में से बी यानी 384 को माइनस कर दिया जाएगा 384। तो देखिए इसका आंसर क्या आ रहा है 1024 माइनस 384, इट इज 640। ठीक है, ये आंसर्स जो आपने कैलकुलेट किए हैं ये आपको इस रिलेशन के अंदर पुट अप करने हैं और अपना आंसर कैलकुलेट कर लेना। देखिए अल्फा क्या है आपके पास 880 मल्टीप्लाई बाय 640 डिवाइडेड बाय 1024। सो अल्फा बीटा ये देखिए 880 मल्टीप्लाई बाय 640 डिवाइडेड बाय 1024, इट इज 550। सो हम ये कह सकते हैं अल्फा बीटाज आर 550। ठीक है जी, अब हम नेक्स्ट बोर्ड की तरफ चलते हैं और अपना नेक्स्ट क्वेश्चन सॉल्व करते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है जी, गिवन द फॉलोइंग अल्टीमेट क्लास फ्रीक्वेंसीज, फाइंड द फ्रीक्वेंसीज ऑफ पॉजिटिव एंड नेगेटिव क्लासेस विद टोटल ऑब्जर्वेशंस। बहुत इंपॉर्टेंट शॉर्ट क्वेश्चन है, आपको बड़ा अच्छे तरीके से इसको माइंड के अंदर रखना है। अल्टीमेट क्लास फ्रीक्वेंसीज का लफ्ज इस्तेमाल किया गया है। अल्टीमेट क्लास फ्रीक्वेंसीज क्या है वो आपको अपने लेक्चर को जरा रिवाइंड करना पड़ेगा, देखना पड़ेगा, जरा टेप को थोड़ा सा पीछे की तरफ लेके चलें और फाइंड क्या करना है फ्रीक्वेंसीज ऑफ पॉजिटिव एंड नेगेटिव क्लासेस। देखिए गौर कीजिए, एक छोटा सा शॉर्ट क्वेश्चन है और उसमें कितने कॉन्सेप्ट्स इन्वॉल्व हैं। यही बात मैंने आपको लेक्चर नंबर 3 और 4 दोनों में ये बात आपके अच्छे तरीके से डिस्कस की थी कि अगर आपके थ्योरेटिकल कॉन्सेप्ट्स अच्छे तरीके से क्लियर हैं, आपको जो फॉर्मूलाज आपको बताए गए हैं, याद करने का जो तरीका बताया गया है, आपने उसको अच्छे तरीके से उस पर अमल कर लिया है, तो इंशाल्लाह आपके जो न्यूमेरिकल कैलकुलेशंस हैं वो इतनी ज्यादा कॉम्प्लिकेटेड नहीं रहेंगी। सो देखिए अल्टीमेट क्लास फ्रीक्वेंसीज नंबर 1, उसके बाद है पॉजिटिव एंड नेगेटिव क्लासेस। पॉजिटिव क्लासेस क्या होती हैं, नेगेटिव क्लासेस क्या होती हैं, वी हैव ऑलरेडी डिस्कस्ड। इसी तरह अल्टीमेट क्लास फ्रीक्वेंसीज को भी हमने इससे पहले लेक्चर में स्टडी किया है, देखा है। सो आपको बिल्कुल क्लियरली माइंड के अंदर रखना है कि अल्टीमेट क्लास फ्रीक्वेंसीज गिवन है और उनके जरिए आपने पॉजिटिव और नेगेटिव क्लासेस की फ्रीक्वेंसीज को कैलकुलेट करना है। ठीक है, सो सॉल्यूशन में आप क्या करेंगे,
आपको कैलकुलेट क्या करना है, ए की फ्रीक्वेंसी, बी की फ्रीक्वेंसी। इसी तरह नेगेटिव क्लासेस कौन सी हैं, अल्फा और बीटा, इनकी आपने फ्रीक्वेंसीज कैलकुलेट करनी है। ये चार आपको फ्रीक्वेंसीज कैलकुलेट करनी है, ठीक है। और इन चारों की फ्रीक्वेंसीज कैलकुलेट करने के बाद उसने ये भी कहा है कि टोटल ऑब्जर्वेशंस को भी कैलकुलेट करें। सो आपके रिलेशनशिप्स यहां पर यूज होंगे। आपने याद रखना है कि किस तरह आपकी कैलकुलेशंस जो है वो मूव करेंगी आगे की तरफ। तो जरा देखिए, आपको अगर मैं थोड़ा सा साइड पर फिर उसी तरह आपकी हेल्प कर दूं अंडरस्टैंडिंग में, तो फिर आपके लिए थोड़ा सा और आसान हो जाएगा। क्या कि जरा देखिए, दिस इज ए बी 95, ठीक है। दिस इज ए बीटा और ए बीटा की वैल्यू है जी 55। दिस इज अल्फा बी। और से देखिए, आपके पास ये है बी, ये बीटा, दिस इज ए और अल्फा, ठीक है। सो अल्फा बी की वैल्यू है 85, अल्फा बीटा की वैल्यू है 45। ये चार वैल्यूज आपको गिवन है, ठीक है। सो आपको कैलकुलेट क्या करना है, ए। तो जरा गौर से देखिए, ये है आपका ए, दिस इज अल्फा, दिस इज बी एंड बीटा। तो कैसे होगा, जरा गौर कीजिए कि आपके सामने विजुअल आउटलुक के साथ टेबल अवेलेबल है और आपने इसको माइंड के अंदर रखना है कि किस तरह आपको कैलकुलेट करना है। यानी 95 और 85 मिलेंगे तो क्या बनेगा, बी, यानी बी की फ्रीक्वेंसी कैलकुलेट हो जाएगी। लेकिन हम इसको लिखेंगे कैसे कि जब मैंने कैलकुलेशन करनी है, आप इसको बेशक क्वेश्चन मार्क यहां लगा दें ताकि आपको पता हो ये कैलकुलेट करना। तो देखिए, सबसे पहले हम कैलकुलेट करते हैं ए। इसकी फ्रीक्वेंसी कैसे मिलेगी आपको, यानी ए बी प्लस ए बीटा। ये रिलेशनशिप हमने प्रीवियस लेक्चर में किए हुए, ठीक है। सो हम क्या करेंगे, इनकी वैल्यूज को यहां सब्स्टिट्यूट कर देंगे। तो देखिए, ए बी की वैल्यू हमें गिवन है, यस इट इज 95 प्लस ए बीटा इज ऑल्सो गिवन, इट इज 55। सो जब आप ऐड करेंगे तो आंसर आ जाएगा आपका 150, फर्स्ट कैलकुलेशन। इसी तरह आगे की तरफ मूव करें, वी हैव टू कैलकुलेट बी, यानी फ्रीक्वेंसी ऑफ बी। तो वो कैसे कैलकुलेट होगी, जरा गौर करना है आपने, ठीक है। ए की कैलकुलेशन, ए बी और अल्फा बीटा, और बी की कैलकुलेशन कैसे करेंगे, ए बी प्लस अल्फा बी। जरा देखिए, आपको ये भी गिवन है, ए बी इज 95 प्लस अल्फा बी इज 85। तो आपका आंसर आ जाएगा 95 में जब 85 ऐड करेंगे इट इज 180, ठीक है। ये रिलेशनशिप लिखना जरूरी है। ये देखिए, ये तो मैंने आपको रेफरेंस के तौर पे यहां लिखा है कि ताकि आपकी जो कैलकुलेशंस है कॉन्सेप्चुअल जो है वो बहुत अच्छे तरीके से क्लियर रहे आप, ठीक है। आगे देखिए, आपको कैलकुलेट करना है अल्फा, यानी अल्फा की फ्रीक्वेंसी क्या होगी। अल्फा की फ्रीक्वेंसी आपने अगर कैलकुलेट करनी है तो आपको चाहिए अल्फा बी प्लस अल्फा बीटा। तो देखिए, अल्फा बी आपको मेंशन्ड है, वो क्या है 85 प्लस अल्फा बीटा इज 45। तो आपका आंसर आ जाएगा 130, ठीक है। उसके बाद नेक्स्ट है आपके पास बीटा, यानी बीटा की फ्रीक्वेंसी आपको कैलकुलेट करनी है। बीटा की फ्रीक्वेंसी कैलकुलेट करने के लिए आपको ऐड करना होगा ए बीटा प्लस अल्फा बीटा। तो ए बीटा की वैल्यू क्या है जी 55 प्लस अल्फा बीटा की वैल्यू है 45। आप इनको ऐड करेंगे तो आपके पास आंसर आ जाएगा 100।
सो दीज आर, क्या है जी, ये क्या है, 150 इज द फ्रीक्वेंसी ऑफ ए, 180 इज द फ्रीक्वेंसी ऑफ बी, और ये दोनों क्या है जी, पॉजिटिव क्लासेस। ये मैं इसको अलग से हाईलाइट कर रहा हूं कि ये कौन सी है आपकी पॉजिटिव क्लासेस, ठीक है। अब अल्फा एंड बीटा, ये दोनों क्या है जी, आपकी नेगेटिव क्लासेस, ठीक है। आपका कॉन्सेप्ट बिल्कुल क्लियर होना चाहिए रिगार्डिंग पॉजिटिव एंड नेगेटिव क्लासेस। और फिर उसके बाद फाइनली आपको क्या कैलकुलेट करना है, टोटल ऑब्जर्वेशंस। टोटल ऑब्जर्वेशंस आप किसी भी तरह कैलकुलेट कर सकते हैं। आप एन की वैल्यू को कैलकुलेट कर सकते हैं, ए प्लस ए की फ्रीक्वेंसी में अल्फा की फ्रीक्वेंसी ऐड कर दें, ये भी हो सकता है। इसी तरह एन की जो वैल्यू है वो आप बी की फ्रीक्वेंसी में बीटा को ऐड करने से भी मिल जाएगी आपको, ठीक है। इट्स अप टू यू। आप देखिए ए की वैल्यू हमने ले ली है 150, जरा गौर से देखिए, अगर मैं पहले रिलेशनशिप को यूज कर रहा हूं, दिस इज 150 फॉर ए एंड 130 फॉर अल्फा, सो एन क्या होगा आपका, मैं इस रिलेशनशिप को इस्तेमाल कर रहा हूं। फर्स्ट वन 150 प्लस 130, सो फाइनली आपके पास 280 टोटल नंबर ऑफ ऑब्जर्वेशंस हैं फॉर दिस पर्टिकुलर सेट ऑफ इंफॉर्मेशन। एक बात बिल्कुल क्लियरली माइंड के अंदर जरूर रखें, वो क्या है कि ये टेबल बनाना जरूरी नहीं है। आप डायरेक्ट रिलेशनशिप्स को यूज कर सकते हैं, ये मैं ब्लैक मार्कर से टिक कर रहा हूं। आप डायरेक्ट रिलेशनशिप्स को इस्तेमाल करके अपने आंसर्स को फाइंड कर सकते हैं, ठीक है। आपने किसी किस्म का कोई भी एक्स्ट्रा वर्क नहीं करना, ये सिर्फ आपको समझाने के लिए मैंने यहां पर लिखा है। नेक्स्ट बोर्ड की तरफ चलते हैं और अपने एक और क्वेश्चन को अंडरस्टैंड करते हैं। जी, नेक्स्ट है हमारे पास क्वेश्चन, फाइंड वेदर द डेटा गिवन बिलो इन ईच केस आर कंसिस्टेंट। हमने लास्ट लेक्चर में कंसिस्टेंट ऑफ डेटा भी अंडरस्टैंड किया था कि व्हाट इज योर कंसिस्टेंट ऑफ डेटा, उसके लिए क्या रूल्स थे। हमने दो assumptions पढ़ी थी कि एक एट्रीब्यूट की फ्रीक्वेंसी जो है वो दूसरे एट्रीब्यूट की फ्रीक्वेंसी को ऑन कर रही है, उसको कंफर्म कर रही है। और इसके अलावा हमने ये भी पढ़ा था कि कंसिस्टेंट ऑफ डेटा का मतलब है कि डेटा में कोई भी नेगेटिव फ्रीक्वेंसी एग्जिस्ट नहीं करेगी। खास तौर पर अल्टीमेट क्लास फ्रीक्वेंसीज के हवाले से यह बात हुई थी कि अल्टीमेट क्लास फ्रीक्वेंसीज कभी भी नेगेटिव नहीं हुई। सो इसका मतलब यह हुआ कि अगर आपने ये चेक करना है कि डेटा कंसिस्टेंट है या नहीं है, तो सबसे इजी बात यही है कि आप टेबल अरेंजमेंट को देखें और उस टेबल के अंदर रिस्पेक्टिव वैल्यूज को पुट अप करने के बाद आप ये चेक करें कि कोई भी फ्रीक्वेंसी, खास तौर पर अल्टीमेट क्लास फ्रीक्वेंसी जो है वो नेगेटिव है या नहीं है। यानी अगर आपकी अल्टीमेट क्लास फ्रीक्वेंसी की वैल्यू नेगेटिव आ जाती है तो इसका मतलब है कि आप इजीली ये कह सकते हैं कि जो गिवन डेटा है वो इनकंसिस्टेंट है। अदरवाइज आप क्या कहेंगे कि डेटा कंसिस्टेंट है। सो अपनी कैलकुलेशन की तरफ मूव करते हैं। पहला पार्ट हम देख रहे हैं, आपको n यानी टोटल ऑब्जर्वेशंस गिवन है 120, a की वैल्यू आपको गिवन है, और a की वैल्यू का मतलब a की फ्रीक्वेंसी की वैल्यू, और इसी तरह ए बी जो अल्टीमेट क्लास फ्रीक्वेंसी है उसकी वैल्यू भी आपको मेंशन्ड है। तो जरा गौर से देखिए, मैं टेबल से ही आपको इसको एक्सप्लेन कर रहा हूं ताकि आपको आइडिया हो जाए। जरा गौर से देखिए, दिस इज योर ए बी, दिस इज ए बीटा। नाउ यहां पर आपके पास क्या आएगा, अल्फा बी, और ये है आपका अल्फा बीटा, और चूंकि ये फ्रीक्वेंसीज हैं इसलिए इनके गिर्द ब्रैकेट लगेगी, और ये आपका n है। तो जरा देखिए और इस्तेमाल करें अपनी गिवन वैल्यूज को, तो कहां पहुंचते हैं आप। ए बी आपको मेंशन्ड है, दिस इज 90, n आपको क्लियर है 120, और इसके अलावा चूंकि ये है आपका a, ये है आपका अल्फा,
इसी तरह यहां पर जब आप देखते हैं दिस इज बी एंड दिस इज बीटा, ठीक है। सो ए बी मेंशन्ड आपको, जरा इसकी भी वैल्यू कैलकुलेट कर लें। इनफैक्ट गिवन है तो आप इसको जस्ट पुट अप करेंगे तो देखिए आप इजीली ये टेबल कंप्लीट कर सकते हैं। इस टेबल की कंप्लीशन से आपको अंदाजा हो जाएगा कि आपका जो टेबल है वो बता रहा है कि फ्रीक्वेंसीज नेगेटिव आ रही हैं या नहीं आ रही हैं। तो जरा देखिए अल्फा कैसे आएगा, जब मैं n में से 82 को माइनस करूंगा तो 120 माइनस 80 इट इज 40। ये मैं अलग से सर्कल में लिख रहा हूं जो हम कैलकुलेशंस कर रहे हैं, ठीक है। सॉरी 120 माइनस 82 है जी आपके पास, तो इट इज 38। फ्रीक्वेंसी पॉजिटिव आ गई। आगे चलिए इसको देखें और कौन सी कैलकुलेट हो सकती है। अगर मैं ए बीटा को कैलकुलेट करना चाहूं तो 82 में से 90 को माइनस करूंगा। तो जरा गौर से देखिए हमारे पास क्या है कि जब एक्चुअली हमारे पास क्या है, ए बी प्लस ए बीटा इज इक्वल्स टू ए, ये है हमारा रिलेशनशिप। इस रिलेशनशिप के मुताबिक क्या चीज हो रही है कि 90 प्लस ए बीटा इज इक्वल्स टू 82। तो देखो जरा ए बीटा को अगर आप कैलकुलेट करोगे तो 82 माइनस 90 तो आंसर क्या आएगा, -8। सो इसका मतलब है कि ये जो ब्लॉक मैं बना रहा हूं ये फ्रीक्वेंसी क्या आ रही है, -8। तो यहां आप क्या लिखेंगे, शोइंग डेटा इज इनकंसिस्टेंट। क्यों? क्योंकि हमारे पास जो अल्टीमेट क्लास फ्रीक्वेंसी है ए बीटा की, उसका आंसर क्या आ गया है, नेगेटिव। सो नेगेटिव जब भी होगी तो हम ये कह सकते हैं कि डेटा इनकंसिस्टेंट है। इसी तरह और भी, यानी सेकंड पार्ट को अगर आप गौर से देखो तो यहां पर एक स्केच हम यहां पे जनरेट कर लेते हैं। तो क्या होगी सिचुएशन, जरा गौर से देखिएगा। ए बी की जगह पर 200, ए बीटा की जगह पर 350, इसी तरह ये है जी अल्फा बी 500, और कौन सी मेंशन्ड है, ये आपका टेबल यहां से जनरेट हो रहा है, दिस इज 1000, ठीक है। तो जरा गौर कीजिए अगर इस फ्रीक्वेंसी को हम कैलकुलेट कर लेते हैं तो हमें आइडिया होगा कि आपका जो डेटा है वो कंसिस्टेंट है या नहीं है। सो कैसे होगा कैलकुलेट, जरा गौर से देखिए। 5 + 200 इट इज 700, ठीक है। उसके बाद आपको पता है 1000 में से 700 माइनस करें तो 300 आता है, यानी 700 + 300 इज 1000। अब 350 प्लस दिस वन, ये जो है आपका बॉक्स, ये बॉक्स किसको रिप्रेजेंट कर रहा है, हम ये लिख सकते हैं एज ए बीटा फ्रीक्वेंसी प्लस अल्फा बीटा फ्रीक्वेंसी इज इक्वल्स टू व्हाट, ये क्या चीज है, दिस इज बीटा। तो जरा सब्स्टिट्यूट करें वैल्यूज को, 350 प्लस अल्फा बीटा चूंकि आपको कैलकुलेट करना है और बीटा आपके पास है 300, सो अल्फा बीटा इज इक्वल्स टू 300 माइनस 350, तो आपके पास आंसर क्या आ रहा है, -50। सो देखिए यहां पर आंसर आपका -50 आ रहा है। और ये भी सेम ये सेंटेंस हम लिखेंगे इस पर्टिकुलर पार्ट के लिए भी कि शोइंग डेटा इज इनकंसिस्टेंट। अगर आप मजीद इसको लिखना चाहते हैं वो भी लिख सकते हैं कि डेटा इज इनकंसिस्टेंट बिकॉज द फ्रीक्वेंसी ऑफ अल्फा बीटा इज नेगेटिव। ओके जी, आपको एक चीज क्लियरली माइंड के अंदर रखनी है कि इनकंसिस्टेंसी में जो दो अजम्पशंस थी वो हर वक्त फुलफिल होना जरूरी नहीं है, लेकिन अगर आप ये चीज देख रहे हो कि एक अजम्पशन अच्छे तरीके से ट्रू हो गई है, यानी वो नेगेटिविटी जो हमें प्रोड्यूस करनी थी या हमने देखनी थी टेबल के अंदर वो जनरेट हो गई है, तो डेटा इज इनकंसिस्टेंट। लेकिन एक चीज और बड़ी इंपॉर्टेंट है कि दूसरी अजम्पशन जो है वो ऑटोमेटिकली फिल हो रही है, आपको ये सोचने की जरूरत नहीं है। क्यों?
क्योंकि एक फ्रीक्वेंसी दूसरी फ्रीक्वेंसी को कंफर्म कर रही है, ठीक है। यानी इनकंसिस्टेंट ऑफ डेटा का मतलब जो दो अजम्पशंस थी वो 100% यहां पर ट्रू साबित हो रही हैं। इन क्वेश्चंस को बहुत अच्छे तरीके से प्रैक्टिसाइज करें और मजीद क्वेश्चंस को देखें अपनी बुक के अंदर और उनको सॉल्व करें। अपना और अपनी फैमिली का बहुत ज्यादा ख्याल रखें। इंशाल्लाह नेक्स्ट लेक्चर में मुलाकात होगी।